तब्दीली नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज भी बात करेंगे सानहा पेशावर के हवाले से, जिसमें 100 से ज्यादा पाकिस्तानी शहरी शहीद हो गए हैं और 150 से ज्यादा जख्मी हैं। ये बहुत बड़ा सानहा है। इस सानहे की जितनी मसम्मत की जाए, जितने दुख का, जितने तकलीफ का इजहार किया जाए, ये कम है। लेकिन इस सानहे की तकलीफ बरकरार तो रहेगी। अनफॉर्चुनेटली इस किस्म के सानेहात नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सानेहात हमने देख लिए हैं, लेकिन दरमियान में एक टाइम पीरियड आया था कि ये इस तरह के वाकयात थम गए थे। आखिर क्या वजह है कि ये वाकयात दोबारा शुरू हो गए हैं? इसी चीज का इयादा किया है आज सेनेट में और कौमी असेंबली में। जो पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे हैं, उन्होंने आज डिबेट की है। और इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट हुई है। को कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है आज थोड़ी ही देर पहले, और वहां पर भी दहशतगर्दी से निपटने के लिए भरपूर अज़म का इजहार किया गया है और इस बात को यकीनी बनाया गया है, इस अज़म का इयादा किया गया है कि पाकिस्तान को बिल्कुल दहशतगर्दी की दोबारा आमाजगा नहीं बनता है। और यही चीज आज एको हुई है ना सिर्फ सेनेट में, जहां पे बड़ी भरपूर डिबेट हुई है दहशतगर्दी के मामलात को लेके, बल्कि कौमी असेंबली में भी। अब से थोड़ी देर पहले जो कौमी असेंबली में गवर्नमेंट ने चंद एक अहम बातें बताई हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है, गवर्नमेंट कह रही है कि ज़रबे अज़्ब, वजीर दिफा कह रहे हैं कि ज़रबे अज़्ब जैसे एक नए फौजी ऑपरेशन की जरूरत है। अब यहाँ पे बहुत से सवालात क्रिएट हो जाते हैं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में एक नए फौजी ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं और इस फौजी ऑपरेशन के फिर रिपरकशंस क्या होंगे। खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से मुसलसल फौजी ऑपरेशंस को भगत रहे हैं, उनकी से क्या है, वो क्या कहते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर है ना सिर्फ अवाम खुद बताएंगे, बल्कि उनके जो नुमाइंदे हैं, सियासी नुमाइंदे हैं, जो हुकूमत में उनके नुमाइंदे हैं, वो भी बताएंगे। इस ऑपरेशन को अगर ये होता है खैबर पख्तूनख्वा में एक नया ऑपरेशन, तो इसके लिए अक्रॉस द बोर्ड सियासी इत्तेहाद की जरूरत है। वो किस तरह से हो सकता है? क्या इमरान खान एक नए फौजी ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि वो हमेशा से इस बात की सपोर्ट करते रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, यहां तक कि वो अफगानिस्तान में भी मुज़ाकरात के कायल थे। तो अब इमरान खान का स्टैंड क्या होगा? और हुकूमत पे जिम्मेदारी है, हुकूमत वक्त पे ज्यादा जिम्मेदारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की, आसिफ अली जरदारी की, बिलावल भुट्टो की, नवाज शरीफ की, इनकी हुकूमत की, मौलाना फजल रहमान की, इनकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इमरान खान को ऑन बोर्ड लें। लेकिन किस तरह से सियासी इत्तेहाद पैदा करेंगे? आज बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ, एक अफसोसनाक चीज सामने आई, स्टेटमेंट सामने आई। कौमी असेंबली में ही डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक तरफ कौमी इत्तेहाद की बात की, लेकिन साथ ही इमरान खान को बाउला बोल दिया। तो जब आप इमरान खान के लिए कौमी असेंबली में इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हुकूमत के लिए रवैया संजीदगी का जाहिर कैसे होगा कि आप वाकई तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं। इसके अलावा हुकूमत ने यह भी बताया कि जो मिलिट्री लीडरशिप है वो पार्लियामान को ब्रीफिंग भी देगी। इससे पहले भी पार्लियामान बहुत सी ब्रीफिंग्स ले चुकी है। तो क्या वजह है कि दहशतगर्दी के ये वाकयात मुस्तकिल खत्म होने का नाम ही नहीं लेते? स्टेट की पॉलिसीज कहां पे गलत हैं और हमें उन पॉलिसीज को कहां पे रिवाइज एंड रिव्यू करने की जरूरत है? इन्हीं मामलात पे प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ बहुत जबरदस्त, बड़ी लर्नड, बड़ी डिस्टिंग्विश्ड शख्सियत मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत की मरकजी जमात, वहां के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर हैं और सेनेट में डिफेंस कमेटी के चेयरमैन भी हैं, जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। और अब से थोड़ी ही देर पहले डिफेंस मिनिस्टर ने कौमी असेंबली में अनाउंस किया है, एक तरह से इशारा दिया है कि एक नए फौजी ऑपरेशन की जरूरत है, ज़रबे अज़्ब जैसे नए फौजी ऑपरेशन के लिए। तो आप भी ये समझते हैं, आप लोगों ने आज सेनेट में भी डिबेट की है कि वहां पर भी फौजी ऑपरेशन की जरूरत पर बात हुई है, और क्या आप समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में मुतहम्मिल हो सकता है एक नए फौजी ऑपरेशन का, और क्या वहां पर नया फौजी ऑपरेशन ही इस वक्त वाहिद हल है? मुशाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी गरीदा साहब, और आपके व्यूज को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और ये वाकई बड़ा एक अफसोसनाक वाकया हुआ है। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, इट्स हार्ट रेंजिंग, और बड़ी दुख और तकलीफ हुई जिस तरह इतनी जाने जाया हुई और लोग शहीद हुए। और वही फिर हमारा पैटर्न आयत है कॉन्डमनेशन का, कंडोलेंस का, कॉम्पनसेशन का। तो उसके बियॉन्ड हमें मूव करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में
فوجی آپریشن تو ہم نے پہلے بھی کیے ہیں، ضرب عزب آپ کو پہلے معلوم ہے، پھر اور بھی ہوئے، سواد آپریشن بھی ہوا. لیکن جو بنیادی نقطہ جس پہ ہماری بڑی ڈسکشن بھی ہوئی آج سینٹ میں کہ کیا ہمارے پاس کوئی پختہ، جامع، واضح کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی ہے، وہ میرے خیال میں ابھی تک ہم بنانے میں ناکام رہے. ہم نے بنائی تھی میاں صاحب کے پہلے دور نیشنل ایکشن پلان 2014 کو اے پی ایس کے بعد جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس میں سب شامل تھے، سب پارٹیز شامل تھے، سب حزب اختلاف بھی شامل تھی. اس کے بعد ہم بھول گئے. اور اب دیکھیں نا، نیکٹا جو سب سے بڑا ایک آرگنائزیشن افیکٹو ہونا چاہیے، وہ تو اس کو بٹھا کے آپ نے سائڈ لائن کیا ہوا ہے، اس کو نکارا بنا دیا ہے. نیکٹا شوڈ بی ان دا لیڈ. اور کاؤنٹر فوجی آپریشن تو ہوتا ہے انسرجنسی کے خلاف، ایک فائر بریگیڈ کا رول ادا کرتا ہے کہ جہاں آگ ہے اس کو آگ کو بجھانا ہے. لیکن جو لاسٹنگ سولوشن ہے ایک وائبل کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی میں ہے، جس میں ابھی تک ہم بنا نہیں سکے. یہ دونوں باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو نیشنل ایکشن پلان کو ریوائز اینڈ ریویو، بلکہ اس سے پہلے اس کو اٹھانے کی، اس کے رینائسنس کی ضرورت ہے، اس کو جگانے کی ضرورت ہے. بالکل سویا پڑا ہے، ردی کی ٹوکری میں پڑا ہوا ہے، الماریوں کی گرد و غبار میں پڑا ہوا ہے. اینڈ دین نیکٹا. لیکن سر آپ کی پارٹی کی حکومت ہے نا، آپ لوگوں نے انیشیٹ لینا ہے، تو ذمہ داری the buck stops at you people. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم پرائرٹیز پہلے ٹھیک کریں نا. دیکھیں غریدہ صاحبہ، ہم 2023 میں بات کر رہے ہیں جنوری میں. 2022 تو ہم نے ضائع کیا پورا سال. اٹ واز اے ویسٹڈ ایئر. کیا سیاسی چپکلش تھی یا کون بنے گا آرمی چیف، اور کیا ایشو تھا؟ اور کچھ نہیں ہوا. تو اب 2023 کا سال ہم ضائع نہیں کر سکتے. کم سے کم جہاں جان و مال کا خطرہ ہے، جہاں معیشت کا اتنا برا حال ہے، اور اس میں لوگوں کو ایک امید دلانی ہے. سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی، ریاست کی کیا ہوتی ہے کہ protecting the lives and properties of the people of Pakistan. تو اس کام کو ہم پہلے لے کے چلیں. فرسٹ تھنگز فرسٹ. اور یہ سیاسی چپکلش ہم نے سب نے کہا، سب دونوں طرف سے آج سینٹ میں، کہ یہ پولیٹیکل سیز فائر ہونا چاہیے. اس ایک نقطے پر سب اکٹھے ہو جائیں اور ایک کامن مشترکہ اسٹریٹجی بنائی جائے، اپنی سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے. عوام کی بات کریں، عوام کے مسائل کی بات کریں، ایشوز کی بات کریں. سر آپ بہت زبردست باتیں کر رہے ہیں. پولیٹیکل سیز فائر کی بات ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ سینٹ میں آج ہوئی، یعنی کہ ایک پولیٹیکل چارٹر آف یونٹی ہونا چاہیے اگینسٹ ٹیررزم. لیکن ہو شیل بیل دا کیٹ، ہو ول بیل دا کیٹ، خاص طور پہ قومی اسمبلی میں. سر میں آپ کو دو چیزیں کوٹ کر دیتی ہوں. آپ کے ہی ڈیفینس منسٹر آج انہوں نے عمران خان کو باولا کہہ دیا قومی اسمبلی میں. اگلے ہی سانس میں انہوں نے قومی اتحاد کی بات کر لی. تو جب آپ اس قسم کے الفاظ استعمال کریں گے اپنے مخالف حریف کے خلاف، تو وہ کیسے بیٹھے گا آپ کے ساتھ؟ پھر رانا ثناء اللہ صاحب آپ کے ہوم منسٹر، انہوں نے پھر وہی الزامات لگائے کہ عمران خان نے ریلیز کر دیے تھے دہشت گرد. ایسے بھی دہشت گرد ریلیز کر دیے جن کو سزائے موت تھی. کیا یہ اکیلے عمران خان کا فیصلہ تھا؟ کیا اسٹیٹ اس میں ملوث نہیں تھی؟ کیا یہ مشترکہ اسٹیٹ کا فیصلہ نہیں تھا؟ تو پھر آپ عمران خان پہ جب اس طرح الزام ڈالیں گے تو کس طرح سر ہم ایک پولیٹیکل سیز فائر کی توقع کر سکتے ہیں، یا ایک پولیٹیکل چارٹر آف یونٹی کی توقع کیسے کر سکتے ہیں سینیٹر صاحب؟ میں سمجھتا ہوں پالیسیز کی بات کرنی چاہیے. اٹس ناٹ اباؤٹ پرسنز. ورنہ وہ تو جو تو میں، آپ نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ٹٹ فار ٹیٹ. پنجاب کے گاؤں میں ہم کہتے تھے پنجابی میں کہ کی کر رہی ہیں پھپے کٹنیاں، آپس میں ایک دوسرے کو لڑ رہی ہیں، تانے میں نے دے رہی ہیں. ہمیں اس وقت ملک کا سوال ہے. 24 کروڑ ملک کا سب سے بڑا کرائسس آیا ہوا ہے 1971 کے بعد، معیشت کا، دہشت گردی کا. اس کو کیسے حل کرنا ہے؟ لوگ نہیں انٹرسٹڈ، اور لوگ پھر لوز کر رہے ہیں انٹرسٹ یہ روایتی پالیٹکس میں اور روایتی سوچ میں. تو اس وقت لوگوں کے مسئلے حل کرنے ہیں. لیٹ جسٹ ڈو اٹ، گیٹ کریکنگ. اور اس میں ہمیں بڑا دل کر کے کرنا پڑے گا. اگر وہی کام کرنا ہے کہ تو میں والا، تو پھر تو ہم پھنسے رہیں گے. اور جیسے میں نے کہا 2022 ضائع کیا ہے، تو پھر یہ سال کو بھی ہم یہی کوشش کریں گے. لیکن یہ کام اسٹیٹس کو ایسے چل نہیں سکتا. سم تھنگ ول ہیو ٹو بریک، سم تھنگ ول ہیو ٹو گیو. اور اس سے بہتر ہے کہ کوئی اور چیز ہو، ہم خود انیشیٹو لیں. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ قائدین ہے. قائدین کا مطلب ہے قائدانہ صلاحیت کا مظاہرہ کریں. شو لیڈرشپ کوالٹیز، لیڈ فرام دا فرنٹ. سر ایک تو نیشنل ایکشن پلان کی ریویژن کی ہم نے بات کی، آپ نے فرمایا. نیکٹا کی ریویژن کی آپ نے بات کی کہ اس کو کم از کم اٹھائیں دوبارہ سے، وہ تو بالکل ہی غیر فعال ہو کے پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ سر ہماری پالیسیز کہاں پہ لیک کر رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ ہو گیا؟ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک بھی یہ سیکیورٹی لیپس ہے، کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے نئے آرمی چیف کے لیے، اور اس کے ساتھ کیسے نمٹنا ہوگا یا کیسے نمٹنا چاہیے ملٹری لیڈرشپ کو؟ سر آپ کا اس پہ ویژن کیا ہے؟
3 ट्रैक्स हैं जी। नंबर 1 काउंटर टेरर स्ट्रेटजी, नेक्टा को रिवाइव करें, नेक्टा को जिंदा करें और नेशनल एक्शन प्लान को रिव्यू करके अपडेट करें ताकि फोकस हो। दूसरा है कि हमारी अफगान पॉलिसी जो हम इतनी बात करते रहे थे वो भी हमारी नाकाम रही है। पहले हम कहते थे कि जी वो फलाने अमेरिका के बंदे हैं, हिंदुस्तान के एजेंट्स हैं, फिर हम कहते थे हमारे बंदे आगे। मसला तो यूं का तू ही रहा है ना। इसका मतलब है कि हमारे अपनी पॉलिसी में गलतियां थी, माजी की पॉलिसी में भी, उसको रिव्यू करें। कभी हम कहते हैं कोई गुड टेररिस्ट है, कोई कहते हैं बैड टेररिस्ट है, कभी कहते हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे, कभी कहते हैं मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, कभी कहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, तो हमारी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं। और तीसरी जो सबसे अहम बात है, पॉलिटिकल फोर्सेस मस्ट यूनाइट। अगर आपने मिलिट्री ऑपरेशन भी करना है तो मिलिट्री ऑपरेशन उसी सूरत में कामयाब होता है जब उसके पीछे कौम होती है, पॉलिटिकल फोर्सेस का पूरा कंसेंसस होता है। स्वात ऑपरेशन, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, ये क्यों कामयाब हुए? इसीलिए कामयाब हुए क्योंकि एक इत्तफाक राय था और इत्तफाक राय पूरी कौम उनके साथ थी। तो अगर कौम और मुसल्लह अफवाज अलग-अलग हों तो वो काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल में नंबर 1 लड़ाई है। हम लोगों की बात करते हैं कबायली जंग की, ये सबसे बड़ी कबायली जंग तो इस्लामाबाद और लाहौर में हो रही है इस वक्त। कबायली सोच कह लें या पॉलिटिकल ट्राइबलिज्म जिसे मैं कहता हूं अंग्रेजी में, उसको खत्म करें जी। सर कैसे होगा? पहला कदम कौन लेगा? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, वैसे गवर्नमेंट ऑफ द टाइम की जिम्मेदारी है कि आप लोग, बिल्कुल गवर्नमेंट शुड टेक द इनिशिएटिव। लेकिन सर कैसे कांग्रेस असेंबली में पीटीआई वापस आ रही थी, आप लोगों ने इस्तीफे कबूल कर लिए? नहीं, देखा ना, मेरी बात सुने। अगर शहबाज शरीफ साहब मोदी को ऑफर कर सकते हैं कि आए हम गुफ्तगू के लिए तैयार हैं, तो क्या इमरान खान मोदी से बड़ा दुश्मन है? उससे गुफ्तगू करने में क्या कोई निकाह टूटता है? किसी का क्या कबाहत है? बहुत अच्छी बात। माजी में तो हमने इजराइल से भी गुफ्तगू की है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? आप अपने लोगों से गुफ्तगू नहीं कर सकते? अपने लोगों से आप मुफाहमत नहीं कर सकते? सर इसराइल के साथ गुफ्तगू तो की है। कितने माजे की बात कर रहे हैं? इसराइल के साथ आर्मी चीफ का एक्सटेंशन का इशू था, उसमें तो मुफाहमत हो गई थी। आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के इशू पर बड़ी आसानी से, IMF पर मुफाहमत हो गई थी। वो जो फाटफ के 14 कानून थे उसमें बड़ी आसानी से मुफाहमत हो गई थी। जब नजरिया जरूरत आ जाता है तो मुफाहमत हो जाती है। ये क्या बात हुई? मुल्क की बात है, असूल की बात है, अवाम की बात है। वी शुड बी टुगेदर। सर इसराइल के साथ गुफ्तगू कितने माजे की बात कर रहे हैं आप? मैं माजी की बात कर रहा हूं, बहुत पुरानी खुफिया। कई दफा गुफ्तगू हुई है इसराइल से हमारी खुफिया। अच्छा, माजी में ये आप 70s 80s की बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं या 90s की बात कर रहे हैं? 90s की बात कर रहा हूं। आपकी हुकूमत के अंदर ही, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर? नहीं, जो भी हुकूमत थी मतलब हमारे सिस्टम में बात हुई थी। बल्कि फ्रैंकली इजराइल ने तो अफगान जिहाद में भी हिस्सा लिया था, आपको असला भी दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है। ये इस वक्त टॉपिक से हट भी रहे हैं, लेकिन आपने बात बहुत इंटरेस्टिंग कर दी है। जी, मैंने ये कह रहा हूं ना कि खुफिया तौर पर हम कई चीजें कर लेते हैं। ओपनली हम मोदी को ऑफर कर लेते हैं कि हम गुफ्तगू करें, मुफाहमत करें, तो क्या इसमें क्या मजाक है कि हम अपने लोगों से बात नहीं कर सकते? इतनी दुश्मनी हो गई है कि या आर या पार होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं कि एक पार्टी, एक शख्स, एक हुकूमत, एक इदारा अकेले कुछ नहीं कर सकता। वी हैव टू वर्क टुगेदर। और जमहूरियत के 2 पहिए हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार, फिर ही जमहूरियत आगे चलेगी, वरना उधर एक मामला ठप हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो सर आप क्या एडवाइस करेंगे? आपके अपने वजीर आजम हैं, आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, आपने उनके साथ बड़ा क्लोजली काम भी किया है, कि शहबाज शरीफ साहब खुद फोन करें, फोन उठाएं, या इमरान खान को फोन कर लें, या लेटर लिख लें, या कोई एक कमेटी बन जाए जो कि राब्ता करे पाकिस्तान तरीके इंसाफ से? He should write him a love letter। उनको लव लेटर लिखें, क्यों नहीं लव लेटर लिख सकते? और प्यार मोहब्बत की बातें करें, क्या फर्क पड़ता है? ये तो इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। आपको भी याद है जब माजी में हुआ था ऐसे, तो मुझे याद है हालांकि मियां साहब की और बेनजीर की बड़ी लड़ाई थी, और मुझे याद है 1993 के इलेक्शन के बाद, हालांकि इलेक्शन हमसे चोरी, वो हमारा ख्याल था चोरी किया गया है, और बेनजीर पावर में आ गई, हमारे वोट ज्यादा थे, तो बिलावल को एक्सीडेंट हुआ, जख्मी हुआ, तो मियां साहब ने पहले ही बगैर किसी पूछे टेलीफोन किया उसको कि बिलावल खैरियत से है, मैंने सुना है आपका बेटा जख्मी हुआ है। तो एक
कर्टसीज, शाइस्तगी, सिविलाइज्ड बिहेवियर, ह्यूमैनिटी खत्म कभी नहीं होनी चाहिए। दुरुस्त। और आप आपको भी याद है कि जब इमरान खान साहब का एक्सीडेंट हुआ था 2018 में, सबसे पहले मियां साहब उसके पास पहुंचे थे, उन्होंने पूछा उनसे कि क्या हाल है। नवाज शरीफ तो बनी गाला भी गए थे इमरान खान से मुलाकात के लिए, बनी गाला भी गए थे नवाज शरीफ तो इमरान खान से मुलाकात के लिए। बिल्कुल, हाँ, तो ये चीज होनी चाहिए। और आप भी डेलीगेशन लेके कल पेशावर जा रहे हैं सर, जिसमें पीटीआई के लोग शामिल हैं, आप भी एक डेलीगेशन लेके? जी मैं जा रहा हूँ जी, कल मैं सेनेट डिफेंस कमेटी का हूँ, तो हम इंशाल्लाह कल पेशावर जा रहे हैं, बड़ी ब्रीफिंग भी होगी, सबसे मुलाकात होगी, इज़हार यकजहती भी होगा, क्योंकि ये इशू पाकिस्तान का इशू है। और आगे इतने 40 सालों से जंग चल रही है अफगानिस्तान की, 1979 से जंग चल रही है मुतवातर, और सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती किसके साथ हुई? पख्तूनों के साथ हुई है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ हुई है, साबिका फाटका के साथ हुई है। तो उनको अब काफी हो गया है, वो कहते हैं इनफ इज इनफ, अब हमारे मामलात हल करें, हमारे लिए दिफा करें। बाजोड़ में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, स्वात में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, वजीरिस्तान में हुआ है, मालाकंड में हुआ है, हर जगह हो रहा है, लोग अमन की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सेंटर मुशाहिद हुसैन सैयद, आपने ना सिर्फ निशानदही की है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में या जो एक नया ऑपरेशन होने की तैयारी है, या जो एक नया कौमी इत्तेहाद चाहिए, उसमें खामियां कहां पे हैं, रियासत की पॉलिसीज में कमियां कहां पे हैं, उनको पूरा कैसे किया जा सकता है। बहुत जबरदस्त आपसे गुफ्तगू रही। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सेंटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी इशू के हवाले से, नेक्टा के रिवाइवल के हवाले से खासतौर पर बात करेंगे, कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे रिवाइव हो सकता है, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साना है पेशावर के हवाले से ही बात करेंगे। अब थोड़ी देर पहले ब्रेक पर जाने से पहले सेंटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से जो गुफ्तगू हो रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि एक तो नेक्टा को रिवाइव किया जाना चाहिए, नेशनल एक्शन प्लान को रिवाइव किया जाना चाहिए, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नेक्टा के रिवाइवल के हवाले से। अब काफी अर्सा पहले, कई साल पहले ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका बुनियादी मकसद ही यही था कि दहशतगर्दी का सद्देबाब किया जाए और दहशतगर्दी के इस किस्म के वाकयात को होने से रोका जाए। लेकिन ये इदारा, ये ऑर्गेनाइजेशन अब सिर्फ बराए नाम रह गई है और इसका अमली तौर पे कोई भी किरदार पाकिस्तान की सलामती में रह नहीं गया। तो ऐसा क्यों है? पाकिस्तान में इतनी लापरवाही, इतनी गफलत क्यों होती है? और क्या इन्हीं गफलतों का नतीजा है कि हमें सानेहाए पेशावर जैसे सानेहात रुकने का नाम ही नहीं रह ले, और अगर रुकते हैं तो कुछ अरसे के लिए, उसके बाद दोबारा दहशतगर्दी सर उठाना शुरू कर देती है। तो सानेहाए पेशावर जैसा हादसा, इस जैसा वाकया दोबारा ना हो, इसके लिए नेक्टा का रिवाइवल कितना इंपॉर्टेंट है? या नेक्टा को बंद कर दिया जाए, इसकी जगह कोई और इदारा क्रिएट कर दिया जाए, और रियासत की पॉलिसीज में प्रॉब्लम कहां पे है, चीजें बेहतरी की तरफ कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, इन्हीं मामलात पे जरा इस सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियोज में, इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं नेक्टा के साबिक नेशनल कोऑर्डिनेटर एहसान खानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। एहसान खानी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े जबरदस्त टाइम पे, बड़े जबरदस्त मौके पे आपने हमें वक्त दिया है, क्योंकि सानेहाए पेशावर ये सवालात करने का टाइम है, अपने गिरिबान में झांकने का टाइम है, रियासत को खुद एहतसाबी की जरूरत करने का टाइम है कि गलती कहां पे हुई है, रुकावट कहां पे आई। नेक्टा सर, नेक्टा का क्या किरदार है दहशतगर्दी के ऐसे वाकयात को रोकने के लिए, और नेक्टा का स्टेटस क्या है इस वक्त सर? एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता? नहीं, एग्जिस्ट करता है और काम भी कर रहा है। असल में एक तो 2008 में बना नेक्टा, और पहले जो 5 साल थे 13 तक वो झगड़ों में गुजरे। टर्फ वॉर प्राइम मिनिस्टर के अंडर होगा, इंटीरियर के अंडर होगा। फिर 2013 में एक्ट इसका पास हुआ जहां इसको डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर रखा गया, बहुत अच्छी बात। लेकिन उसको फिर डाइल्यूट कर दिया गया वो इस तरह से कि एक नोटिफिकेशन के जरिए ये कहा गया कि ये इंटीरियर के अंडर भी होगा और प्राइम मिनिस्टर के अंडर भी होगा। तो इसको डाइल्यूट कर दिया गया। ना प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था ये, ना मिनिस्टर साहब, क्योंकि कानून उस तरह से था, एक्ट में प्राइम मिनिस्टर के अंडर था। तो 5 साल उस तरह से गुजरे। फिर जब ये मौजूदा हुकूमत आई, मौजूदा नहीं, साबका 2018 में, तो उन्होंने ये मेरे लिए कम से कम बहुत खुशी की बात थी कि उन्होंने इसकी जो पहली मीटिंग थी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वो बुलाई, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको कोई तवज्जो नहीं दी। और फिर दूसरी गलती ये की कि इन्होंने इसको प्राइम मिनिस्टर से लेके इंटीरियर के अंडर कर दिया, कैटास्ट्रॉफिक, जहां उसका वो स्टेटस होना चाहिए था जो एक्ट में था। फिर जो बहुत बड़ी गलती फिर की नेक्टा ने बजाते खुद, वो ये की
کہ اس کا ایک بہت اہم کمپوننٹ تھا جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ، وہ انہوں نے ختم کر جہاں دیا. پہ ساری انٹیلیجنس آ کے کنسولیڈیٹڈ ہو جاتی جہاں پہ ایک کمرہ جس طرح سے یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح کے کمرے میں 33 فیڈرل، پروونشل، سویلین، ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز نے بیٹھنا تھا، اور ان کے بہت کام تھے، اور ان کے یہ کام بھی تھے کہ وہ پریڈکٹ کریں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ ختم کر دیا کہ یہ نیکٹا نے آسٹیریٹی، خود ہی ختم کیا یا کسی گورنمنٹ نے ختم کیا؟ نیکٹا نے یہ پرپوز کیا کہ آسٹیریٹی میجرز کے تحت ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. 4.5. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2018 کی. ٹھیک. اچھا. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ نیکٹا کا جو ایکٹ ہے اس میں جو پہلا رول ہے نیکٹا کا وہ ہے ٹو کلیکٹ، کولیٹ انٹیلیجنس اور اس کو پھر استعمال کرنا، اور یہ وہ فنکشن تقریباً ڈیڈ ہو گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سانحہ پشاور اس طرح کی انٹیلیجنس کی جو معلومات ہیں اس میں کوئی خامی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے سانحہ، یا اس قسم کا کم از کم ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہوتا تو ان واقعات کو روکا جا سکتا تھا، یا سانحہ پشاور کو روکا جا سکتا؟ نہ صرف اس کو بلکہ بہت سارے اور پریڈکٹ، اور حکومت کو کہنا یہ یہاں پہ گرم ہو رہا ہے معاملہ، اس کو آپ دیکھیں پروونشل حکومتوں کو کہنا، سب کو یہ ایڈوائز کرنا، وہ ختم ہو گیا. اچھا، ابھی میں یہ نہیں کہتا کہ نیکٹا کچھ نہیں کر رہا، نیکٹا ابھی بھی بہت کام کر رہا ہے، لیکن وہ جو ایک اس کا سب سے اہم کام تھا وہ تقریباً بند ہو گیا. اب صرف تھریٹ الرٹ ایشو کرنا تو نہیں ہے آپ کا کام. سو ایک تو یہ بات. دوسری بات، مشاہد حسین سید صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کو ریوائیو کیسے کرنا ہے آپ نے. اور دوسرا جو اس کو ہم نے ریٹورک بنا دیا ہے پولیٹیکل، دو چیزوں کو. پنچنگ بیگز ہیں ہمارے فیوریٹ، نیکٹا اور نیپ. ٹھیک. ہم جب بھی دھماکہ ہوتا ہے، بنو میں واقعہ ہوتا ہے، کچھ بھی، نیکٹا اور نیپ کو ریوائیو کریں، اینڈ دیٹ از آل. یہ صرف پولیٹیکل ریٹورک اپوزیشن کا بھی، اور جب یہ اپوزیشن میں تھے تو یہ بھی چیختے رہتے تھے، ابھی حکومت میں ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس وقت تقریباً 80 کے قریب ہیں آپ کے منسٹرز. ٹھیک جی. اور آپ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. یہ آپ کا فوکس دکھاتا ہے آپ کی حکومت کا، یہ دکھاتا ہے کہ ان کو سیکیورٹی سے کتنی دلچسپی ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ جہاز میں یا گاڑی میں گئے اور ادھر ہے کر کے واپس آ گئے. آپ مجھے یہ بتائیں، 1 مہینہ ہو گیا ہے جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، کیا فیصلے اس میں ہوئے تھے، اور اس میں اب تک ان فیصلوں پہ کتنا عمل درآمد ہوا ہے؟ نتھنگ. تو یہ اگر آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں، اور ایک بات میں آپ کو وارن کرتا ہوں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ریاست کے لوگ، ہم کہتے ہیں یہ کیپیسٹی کا ایشو ہے، سی ٹی ڈی میں ٹریننگ نہیں ہے، ویپنز نہیں ہے. نو، یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کلیئرٹی کا ہے. تو کلیئرٹی تو اسٹیٹ میں آ گئی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے 2014 کے بعد فوجی آپریشنز کے ذریعے ایک پولیٹیکل یونٹی کے ذریعے ہم لوگوں نے کامیابی حاصل کی. 1 سال آپ کی توجہ تھی اس کے اوپر، کلیئرٹی تھی، پھر دوبارہ کلیئرٹی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، اور آپ اپنے جو گارڈز تھے آپ نے ہر جگہ پہ ان کو آپ نے لوور کر دیا. اور ہم 3 سال سے چیخ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. آئی بلانگ ٹو دیٹ ایریا، وی کوڈ سی کہ یہاں پہ آ گئے ہیں، یہاں پہ پہنچ گئے ہیں، یہاں پہ نظر آ گئے ہیں، اینڈ وی ور شاؤٹنگ ایٹ دا ٹاپ آف آور وائسز اینڈ نو بڈی واز لسننگ. ایون آج یہ 3 دن رہے گا آپ کا یہ غم. 3 دن بعد پھر آپ پولیٹیکل اس میں، ایون یسٹرڈے آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کیا نہیں کہہ رہی تھی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ٹو ہیل ود دی الیکشنز. اور الیکشن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، 2008 میں اس سے زیادہ خراب حالات تھے، الیکشن ہوئے تھے. 2013 میں اس سے زیادہ آپ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. فار گاڈ سیکس، سٹ ڈاؤن ٹوگیدر. پاکستان ایٹ دس ٹائم نیڈز اندر نیشنل ایکشن پلان. اور آپ کے پرائم منسٹر سے آپ پوچھ لیں، آپ کے منسٹر انٹیریئر سے ابھی آپ پوچھ لیں، بفور دے فائنڈ آؤٹ واٹ آئی ایم سیئنگ، کہ نیشنل ایکشن پلان کے پوائنٹس کتنے ہیں اور کیا پوائنٹس ہیں، اور اس وقت امپلیمنٹیشن ایجنسی کون سی ہے اور مانیٹرنگ ایجنسی کون سی ہے. دے ڈونٹ نو. آئی کین بیٹ آن اٹ. یہ سب چیزیں پھر بہتری کی طرف، درستگی کی طرف جائیں گی کیسے؟ اور نیکٹا کے ریوائول میں کیا پولیٹیکل ول
क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्या पॉलिटिकल मैनूवरिंग एक बड़ी रुकावट है जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है? प्लस अभी फिर से गुफ्तगू हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक नया फौजी ऑपरेशन किया जाए। आप समझते हैं कि फौजी ऑपरेशन, क्योंकि आपका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, आप आईजी रहे हैं वहां पर, क्या आप समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा एक नए फौजी ऑपरेशन का मुतहम्मिल हो सकता है, या एक नया फौजी ऑपरेशन वहां पे हल है? नहीं, फिर क्या हल है? उसका हल पुलिस है सबसे पहले। राइट। पुलिस इज ऑलवेज द फर्स्ट रेस्पॉन्डर, एक बात। दूसरी बात, हमारे जो ऑपरेशन है ना, आपके पास टाइम इतना नहीं होगा, बट क्विकली ऑपरेशन क्या अभी है? आपके सेगमेंट के लिए टाइम है। ओके, एक आदमी बीमार होता है, जी। वो जाता है फिजिशियन के पास, वो उसे कहता है तुम्हारा ये टेस्ट वेस्ट करा के आ जाओ, फिर उसको सर्जन के पास भेजते हैं, फिर वो दाखिल होता है अस्पताल में, फिर सर्जन उसको खोलता है, देखता है क्या मसला है, फिर वो मसला हल करके उसको वापस बंद करता है, आईसीयू में लाता है, फिर डिस्चार्ज कर देता है। ठीक। आपके 12-12 साल से तो ऑपरेशन हो रहे हैं, अभी तक ऑपरेशन खत्म नहीं हुए। तो आप ये सोचें कि एक मरीज को आपने खोला हुआ है, तो उसके अंदर कितने और जरासीम घुसेंगे और कितना वो खराब होगा। बी क्विक अबाउट इट, फॉर गॉड सेक्स। अगर आपने ऑपरेशन करना भी है तो आपके पास अहदाफ होने चाहिए, ये आपके पास टाइम लाइन होनी चाहिए, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, विल गेट आउट। द आर्मी शुड ऑलवेज बी एट द बैक। जो टेररिस्ट है, जिनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, पुलिस करे, सिविल आर्म फोर्सेस करें, आर्मी के टैंक्स, आर्मी जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, व्हाटएवर शुड बी एट द बैक। क्योंकि एक दफा आपने उनको ले आया तो फिर आप उनको निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिछले जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं, एक तो कामयाब रहे हैं वो, चाहे आप ज़रबे अज़्ब की बात करें, रद्दुल फसाद की बात करें, उससे पहले सवात ऑपरेशन की तरफ आप चले जाएं, डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशंस थे जहां पर मिलिट्री वाज ऑन द फोर फ्रंट, पुलिस एंड द अदर civilian organizations and the civil security forces, they were at the back of the military. यानी कि एक रिवर्स का सेटअप चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद कामयाब हुए, बहुत कामयाब हुए। एक टाइमलाइन के साथ गए, एक अहदाफ के साथ गए कि हमने यहाँ पर हिट करना है, इतने टाइम में हिट करना है, ये एरिया क्लियर करना है, एंड देन दे बैक्ड ऑफ। बट उसके बाद एक तो जो वैक्यूम क्रिएट होता है, रद्दुल फसाद अभी तक चल रहा है, दैट्स राइट। व्हाई? उसकी डायनामिक, उसका डोमेन जरा तब्दील कर दिया गया है। क्यों? Why not, sir? मैं आपको बताता हूँ। आर्मी जब जाती इसी के साथ है, मेरा सवाल ले लीजिएगा, सॉरी मेरा सवाल वहीं पे मिसिंग हो गया। क्या आप समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की कैपेसिटी है कि वो इस किस्म के हार्डकोर दहशतगर्दों से निपट सके? बिल्कुल है। पहले भी निपटे थे, यही पुलिस आपकी रोक रही थी उनको। ऑपरेशन आपने तब किया जब आपकी क्लैरिटी नहीं थी और आपकी पुलिस पीछे हट रही थी, उनके कैपेसिटी उस वक्त नहीं थी। अभी उनके पास वेपन्स हैं, अभी उनके पास रिसोर्सेज हैं। ये ठीक है कि पिछले 4 साल में उससे फोकस हट गया था और उनको वो चीजें नहीं मिल रही थी, और उसका एक खामखा से अब एक पॉलिटिकल इशू भी बन गया है। यू लीव इट टू द पुलिस, वो कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आर्मी को आप उस वक्त इस्तेमाल करें व्हेन यू सी कि ये जगह अब हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे, देन दे गो इन, दे डू द जॉब, देन दे कम आउट एंड हैंड इट ओवर टू द सिविलियन अथॉरिटीज। प्रॉब्लम क्या है? आपकी सिविलियन अथॉरिटीज लेना नहीं चाह रही। आपके लोग अभी भी कहते हैं नहीं, आर्मी का एक रोल होता है, आर्मी का बॉर्डर्स के ऊपर आप उनको बहुत ज्यादा एंगेज ना करें। एक और प्रॉब्लम भी है ना कि आर्मी एक एरिया क्लियर करके देती है, वहां पर पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कि वहां पर फिर डेवलपमेंट एक्टिविटीज किसने करनी है, पॉलिटिकल ओनरशिप किसने लेनी है, पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी उस एरिया की किसने लेनी है, अवाम को रिहेबिलिटेट करने की या उस क्लियरेंस को सस्टेन करने के लिए। सर ये भी तो बड़ा प्रॉब्लम है ना। अगर आप उनको काम नहीं देंगे तो वो नहीं करेंगे। आप उनको काम दें, आप उनसे पूछें। आप मुझे ये बताएं कि ये 4, 5, 6, 8, 10 वाकयात तो अभी चंद महीनों में हुए हैं ना, बड़े बड़े। बनूत का सीजीडी का वाकया, सानहा पेशावर का ये वाकया। हैज द प्राइम मिनिस्टर टेकन ओनरशिप ऑफ दैट? कल तो गए थे ना पेशावर, मैं मानता हूं, कल पेशावर गए थे, बनू के सीटीडी के वाकये पर भी मैं मानता हूं। नॉट दिस कि उस दिन गए एंड देन यू फॉरगेट अबाउट इट। ये एक अभी सस्टेन, पार्लियामान में हो रही है ब्रीफिंग, आज भी पार्लियामान में डिबेट हुई है, सेनेट प्लस कौमी असेंबली प्लस पार्लियामान में इस पे मजीद डिबेट होगी, होनी चाहिए। और न सिर्फ डिबेट होनी चाहिए, ओनरशिप पार्लियामेंट की होनी चाहिए। ये अभी किसी को मैं सुन रहा था, प्रोबेबली मुशाहिद हुसैन सैयद को नहीं, somebody was saying कि इसी हॉल में हमें 2 साल पहले ब्रीफिंग दी गई थी।
उनको ब्रीफिंग नहीं, they should take ownership of the efforts. राइट थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। मुख्तसर से वक्त में आपने बहुत जबरदस्त बातें की, निशानदही की कि इश्यूज कहां पे हैं, उन इश्यूज को रिजॉल्व कैसे किया जाना चाहिए। वंस अगेन एहसान खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मईशत के हवाले से बात करेंगे। IMF के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है जो कि बड़ा खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को इससे फायदा हो सकता है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म फायदा होगा, प्लस मईशत मुआशी इस्तेकाम होगा तो आपका सियासी इस्तेकाम आ सकेगा ना। और अगर आपने पिशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में फौजी ऑपरेशन करने हैं तो आपको वंस अगेन पैसों की जरूरत होगी, मईशत को संभालने की जरूरत होगी। इन्हीं मामलात पे, इन्हीं सवालात पे जवाब लेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन की। आज IMF के साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, खुदा करके ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। पाकिस्तान को IMF के प्लान की, पैसों की, डॉलर्स की इस वक्त इंतहा की जरूरत है, अशद जरूरत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि IMF का प्रोग्राम क्या ये इस वक्त हल है, क्या ये इस वक्त हतमी और वाहिद हल है, क्या एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है IMF के प्लान के पास, और कितने महीनों तक के लिए या कितने अरसे तक के लिए पाकिस्तान सस्टेन कर पाएगा अगर IMF की नई किस्त मिल जाती है। क्या इससे महंगाई में कमी हो जाएगी, क्या इससे जो अवाम है उनके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी, बिकॉज एक नया ऑर्डिनेंस लाने की बात हो रही है, एक मिनी बजट लाने की बात हो रही है जिसमें 600 बिलियन के नए टैक्सेस वो ज़ाहिर आप पे और मुझ पे लगेंगे, जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है उसके ऊपर लगेंगे। तो क्या ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, क्या ये सस्टेनेबल फिजिबल सॉल्यूशन है, इस पे बात करेंगे। प्लस सानहा पेशावर हुआ है, एक नए फौजी ऑपरेशन की बात हो रही है, डिफेंस मिनिस्टर कौमी असेंबली में कह रहे हैं कि ज़रबे अज़ब जैसा एक नया फौजी ऑपरेशन इस वक्त नीड ऑफ द टाइम है। तो एक तरफ IMF के साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं, बातचीत चल रही है, क्या इस इन द मीन टाइम मुल्क फौजी ऑपरेशन अफोर्ड कर सकता है, जिसके लिए ज़ाहिर है पैसे चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, तो बहुत गंभीर सूरत हाल है। आगे होगा क्या, पाकिस्तान के पास पैसे कहां से आएंगे, कितने पैसे आएंगे, इन्हीं मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मशहूर मारूफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर खाकान नजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खाकान नजीब साहब, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे, बड़े जबरदस्त टाइम पे आपने ये वक्त दिया है। जो IMF के साथ मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? इस वक्त जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी मौजूद है, जो डॉलर का रेट है इस वक्त, क्या इन चीजों पे कोई फर्क पड़ेगा, क्या कोई बेहतरी आएगी IMF की तरफ से इन मुज़ाकरात के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा साहिबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, आपने इंट्रोडक्शन में जैसे पूछा उसका जवाब ये है कि एक ही सड़क है और वो सिर्फ IMF के पास जाती है। और ये मैं इसलिए कहता हूं कि जो डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, लास्ट रिजॉर्ट से मतलब यह है कि ये इकोनॉमी ICU में है, इस ICU का डॉक्टर एक ही है और उसका नाम है IMF। एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है, उसमें जब भी कोई मुल्क बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि एक्सटर्नल खसारे के चैलेंज में आता है तो हम उसको हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप IMF के पास जाइए। बांग्लादेश अभी इस चैलेंज में आया नहीं है, तो कल बांग्लादेश ने 4.7 अरब डॉलर की फैसिलिटी ली है IMF से। समझिए इस नौयत को, आपके पास 3.5 अरब डॉलर के जखायर हैं, आपकी रेमिटेंसेस गिर रही हैं, आपका डिफॉल्ट रिस्क बढ़ा हुआ है, आपका कोई बॉन्ड लेने को तैयार नहीं है, आपके दोस्त ममालिक ने आपको कहा कि IMF कीजिए तो हम आपको पैसे देंगे। इस चीज को देखते हुए आप IMF के इस प्रोग्राम में रहिए। ये प्रोग्राम आपका बना हुआ है, आपने इसकी ओनरशिप लेनी है। इससे आप जो बहुत बुरा हो सकता है, यानी कि मैं कहता हूं एक गरीदा साहिबा आपकी टर्बुलेंट लैंडिंग हो सकती है या एक थोड़ी सी हार्ड लैंडिंग हो सकती है। मैं प्रेफर करूंगा पाकिस्तान की इकोनॉमी की कि थोड़ी सी हार्ड लैंडिंग हो जाए। सॉफ्ट लैंडिंग का टाइम आपने खुद गुजार दिया, इसका किसी और से ताल्लुक नहीं है। आज से 4 माह पहले IMF का प्रोग्राम करते, 7वां और 8वां रिव्यू जो फरवरी से डिले हो रहे हैं ना करते, आज ज़र मुबादला के ज़खायर कुछ और होते, रुपए पे प्रेशर ना होता। अब ये आखिरी मौका है कि आप उनके साथ अपना मालियाती खसारा, इससे मतलब है बहुत बढ़ा हुआ है, आप ब्लीड कर रहे हैं। ब्लीड से क्या मतलब है? आपका टैक्स रेवेन्यू कम है, आपके एक्सपेंडिचर फ्लड की वजह से बढ़े हुए हैं, आपकी जो PDL जो आपने पेट्रोल पे लेनी थी वो कम हो रही है, बहुत सी तकालीफ हैं। आप यकीन कीजिए कि इस वक्त अगर कोई और राह फरार होती IMF से तो मैं जरूर कहता, बिकॉज लोगों को एक वन ऑफ तकलीफ जरूर होगी, पर याद रखिए कि ये तकलीफ गरीदा साहिबा बहुत कम होगी जो श्रीलंका में शॉर्टेजेस फेस हो रही हैं,
जो घाना में बच्चे दूध नहीं पी पा रहे, ये मैं इसलिए समझाता हूं कि आज भी पेट्रोल की एक राशनिंग सी शुरू हो गई है पाकिस्तान में. दिस इज अनकॉल्ड फॉर. आपने वीट की थोड़ी सी किल्लत देखी, कीमत 50 रुपए से 150 रुपए तक चली गई. इस तरफ ना जाइए, और ना जाने का तरीका डॉलर्स लेना है. IMF का 1.2 बिलियन डॉलर लीजिए, सऊदी अरेबिया के 2 अरब डॉलर लीजिए, चाइना का रोल ओवर 700 मिलियन का कराइए, UAE का रोल ओवर कराइए, आपके ज़खायर बढ़ना शुरू होंगे, मार्केट्स में कॉन्फिडेंस आएगा और ये मुश्किल वक्त टल जाएगा. कितने चांसेस हैं डॉक्टर खाकान साहब, कितने चांसेस हैं, कितने % चांसेस हैं कि IMF की ये जो टॉक्स हो रही हैं, निगोशिएशन जो हो रही हैं, इसके बाद पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे? कब तक मिल जाएंगे? और जब वो पैसे मिल भी जाएंगे तो क्या हम समझ लें कि एकदम से रिवर्स गियर लग जाएगा, एकदम से टर्न अराउंड हो जाएगा, या उसमें भी टाइम लगेगा कम से कम स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आने में? सो गरीदा साहिबा, मैंने पाकिस्तान के 12 रिव्यू और PMLN की गवर्नमेंट ही करवाए हैं. कभी भी मैं रिव्यू की टेबल से उठा नहीं, और वो एक ही प्रोग्राम था जो पाकिस्तान में हिस्ट्री में कंप्लीट किया. कभी भी मैं नहीं उस टेबल से उठा बगैर SLA, जिसको स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कहते हैं, किए हुए. जब हमने पाकिस्तान का ये प्रोग्राम PTI, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल तब हेल्प किया, तब भी हमने वो प्रोग्राम साइन किया. अब भी 9 फरवरी को पाकिस्तान की टीम उस टेबल से नहीं उठ सकती बगैर ये साइन किए हुए, क्योंकि उसके बाद आप इस वक्त तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में है, आप क्राइसिस में चले जाएंगे. सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास राह फरार है ही नहीं. जो भी अग्री होना है वो करके होना है. उसमें कुछ बिजली की कीमत, कुछ गैस की कीमत, कुछ टैक्सेशन का बोझ डालिए अमीरों पे. बहुत सी आपके पास ऐसी जगह मौजूद हैं, और ये वो टाइम है कि आप अमीरों पे वो बोझ डालिए. IMF भी खुश होगा कि आप फंडामेंटली अमीरों पे बोझ डालना चाहते हैं, जिनको आपने 1400 अरब से लेके 2500 अरब का तखमीना है, जिनको हमने मराद दी हुई है. ये बड़ी जबरदस्त बात है डॉक्टर खाकान साहब. आप जब भी प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं, आप ये वाला पॉइंट जरूर रेज करते हैं. ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है. लेकिन प्रॉब्लम ये है, बल्कि सवाल ये है कि जो अभी ऑर्डिनेंस आ रहा है, जिसकी खबरें आ रही हैं, गर्दिश कर रही हैं 600 अरब का, क्या ये आप समझते हैं कि इसमें अशराफिया पे, अमीरों पे, एलीट क्लास पे टैक्सेस लगेंगे, या वही गरीब मिडिल क्लास तबका, तनख्वाहदार तबका वही मजीद टैक्सेस का बोझ बर्दाश्त करेगा? देखिए, अभी तो चूंकि हुकूमत एक क्राइसिस मोड में है, तो वो फ्लड लेवीज, कुछ GST, कुछ इंपोर्ट टैक्सेस लगा के गुजारा कर रही है. पर मैं समझता हूं कि ये वक्त IMF के साथ अगर इस तरह गुजर भी जाए, तो फौरी तौर पे नेक्स्ट बजट में हुकूमत को कलीदी फैसले करने चाहिए. सारी कौम खड़ी हो जाएगी. वो क्या है? वो फैसले ये हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कीजिए. आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं अगर 1 करोड़ रुपया बैंक में रखता हूं तो मेरा टैक्स 15% है, जबकि मेरा इनकम टैक्स का रेट 30% है. टैक्स कीजिए मुझे मार्जिनल रेट पे. एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की पाकिस्तान की कलेक्शन 3 अरब रुपया कैसे हो सकती है? वो 20% है पाकिस्तान का. प्रोविंसेस को कहिए कि उसको टैक्स करें. रिटेल टैक्स लगाकर हम वापस नहीं ले सकते. रिटेलर्स हमारे भाई हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि वो इतना बड़ा GDP का पार्ट फॉर्म करें. ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे वालिद साहब, मैं आसान समझाता हूं कि मेरे वालिद साहब कल को अल्लाह उनको जिंदगी दे लंबी, पर वो हयात ना रहें, और उनका एक बहुत बड़ा घर कंटोनमेंट में मुझे ट्रांसफर होता है, और उस पे मैं क्या टैक्स दूंगा? 0 इनहेरिटेंस टैक्स. फिर जब लोग मुझसे सवाल करते हैं कि पाकिस्तान ठीक क्यों नहीं होता, मैं आज भी समझता हूं कि पाकिस्तान का पोटेंशियल ठीक होने का बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने वो काम किए ही नहीं. हम वो काम करना ही नहीं चाहते. हम PIA का 67 बिलियन रुपीस का लॉस लिए खड़े हैं, पर हम उसको फिर भी चलाना चाहते हैं. ये हैं वो काम जो हमें करने हैं बजट में. अभी IMF का ये रिव्यू कंप्लीट कराइए विद मिनिमल जो आप कर सकते हैं, और उनको भी कायल करें. गरीदा साहिबा, आपके पास ट्रम्प कार्ड्स मौजूद हैं. ये कॉम्पिटेंस ऑफ टीम डिटरमिन करेगी. आपके सवाल का सही जवाब ये है कि हम कितना बोझ डाल के गरीबों पे निकलते हैं इसमें से. ये प्योरली कॉम्पिटेंस ऑफ टीम. वन लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर खाकान साहब, बहुत जबरदस्त आपकी बातें है, बट वन लास्ट क्वेश्चन. इस वक्त एक नए फौजी ऑपरेशन की बातें हो रही हैं. सानहा पेशावर आपके सामने है. KP में नई फौजी ऑपरेशन की बातें हो रही है. अगर ये हो जाता है तो जाहिर है इसके लिए पैसे चाहिए, इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए. फिर आप एक तरफ IMF के साथ प्लान में बैठे हुए हैं, गुफ्तगू में बैठे हुए हैं, तो क्या ये फिजिबल होगा? क्या ये पैरेलल चल सकता है? उसका कितना बोझ पड़ेगा एडिशनल पाकिस्तान की मईशत? डिफेंस की जो नीड्स हैं वो हमेशा पैरामाउंट हैं. जब भी काम किया मैंने, ओवर अ डेकेड जब भी काम किया, डिफेंस को हमने जो नीड होती है रद्दुल फसाद से लेकर जो भी नया ऑपरेशन का नाम आता है वो हमें पूरी करनी है. उसको करने का तरीका, कुछ हम एक्सपेंडिचर कट्स कर सकते हैं,
मतलब एक आप ये हैरान होंगी ये बात सुन के, पीएसडीपी में हम 30 से 40% वो काम करते हैं जो हमारे करने वाले ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हेल्थ एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, नालियां बनाना प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं। आप काटें उनको, आप वो काम कीजिए, आपके पास रकूम, डिफेंस हमारा सब्जेक्ट है फेडरल का, उसको पैसे देना हमारा फर्ज है। और उसके बाद ये तहिया कीजिए ना कि आपने अमीरों की प्रॉपर्टी पे टैक्स लेना है। ये नहीं हो सकता कि मैं 1 करोड़ का आज इन्वेस्टमेंट करूं प्रॉपर्टी में और 5 साल बाद 0 पे करूं उसकी प्रॉफिट पे। सो दीज आर द थिंग्स वी मस्ट डू। आई थिंक पाकिस्तान हैज अ गुड फ्यूचर, बट तब जब हम ये काम कर सकें। राइट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान नजीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मईशत के हवाले से बता रहे थे कि आईएमएफ का इस वक्त जो निगोसिएशंस चल रही हैं, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, कितने कामयाब हो सकते हैं, पाकिस्तान को कितनी इसकी जरूरत है, और इंशाल्लाह अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए डिफॉल्ट के खतरे से बचने के इम्कानात कितने स्ट्रांग हो जाएंगे। प्लस अगर एक नया फौजी ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसके लिए मईशत कितनी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। सो ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आज से टुमारो इंशाल्लाह एट 8 o'clock। अल्लाह हाफिज।